ऑल राइट। शादी में जल्दी से आपको दिखाता हूँ, जिससे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चलेगी कि कहाँ पर है। सर आवाज नहीं आ रही सही से। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही सही अभी? आप सही आ रही है? सर अब ठीक है। अच्छा, ओके, ऑल राइट, आपकी सही आ रही है मुझे। अच्छा, अब आप ये देखो, ये हम ना, मैंने आपसे कहा था हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने यहाँ तक पहुंच गए हैं, मेथड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट्स। मतलब गवर्नमेंट जो इंटरवीन करती है, हमने ये तो जान लिया ना कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन क्यों करती है। पब्लिक गुड्स अगर हैं, डीमेरिट गुड्स हैं, मेरिट गुड्स हैं, ठीक है, और प्राइसेस को कंट्रोल करती है, वो भी किस लिए कि या तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, या प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को कम किया जाए। इस तरह ही पढ़ा ना हमने लास्ट क्लास में, जी सर। ठीक है ना। जी। ये तो थे रीजन। अब हम देख लें, कुछ आपको पता भी है कि अब ये तो रीजन हमने देख लिया, अब गवर्नमेंट इंटरवीन करती किस तरह से है और उससे क्या इम्पैक्ट आता है, ये हमने कुछ बात पिछली क्लास में भी की हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैं बताने लगा हूँ, और वो हम शुरू कर रहे हैं। पहला आपको नजर आ रहा है इसमें, मेथड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट्स में, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें हम बात करने लगे हैं। अभी ये वर्ड एक इस्तेमाल हुआ आपके सामने, एक तो इनडायरेक्ट का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है और स्पेसिफिक का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, एक मिनट। ये मेरा एक डिमांड का कर्व है और ये एक सप्लाई का कर्व है। अच्छा, अब पहले आप मुझे जल्दी से बता दो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है। सर जो आइटम्स वगैरह पे लगता है। जो आइटम यानी कि लोगों कुछ की पे। हाँ, लोगों की स्पेंडिंग पे लगता है, क्योंकि लोग स्पेंडिंग या तो गुड्स पे करते हैं या सर्विसेज पे करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, और स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स। आपने याद रखना है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये दो तरह का हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए है। एक बार में पूछ सकते हैं, एक को हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, और एक होता है एड वैलोरम। नाम सुने? नहीं सर। ये कोई बात नहीं। अच्छा, अब फर्क क्या है कि जो स्पेसिफिक टैक्स होता है ना, जो स्पेसिफिक टैक्स होता है ये होता है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, पर यूनिट, पर यूनिट फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि $1 पे, $1 की चीज पे, फॉर एग्जांपल, चलिए थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, $10 की चीज पे लेट से $1 टैक्स। ये टैक्स है, ये उसकी प्राइस है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। $10 की चीज पे $1 का टैक्स है। तो अगर $20 की चीज हो जाएगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली फिक्स है ना, $2 हो जाएगा। इसी तरह अगर $30 की चीज हो जाएगी तो वो जो टैक्स है वो $3 हो जाएगा। तो एक फिक्स अमाउंट है टैक्स की जो कि आपने रखी हुई है। सॉरी, मैंने डॉलर कहाँ ले लिया, पर यूनिट लेना था। मैं ऐड, मुझे लगा मैं ऐड वैलोरम बता रहा हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ पे प्राइस की जगह पर मुझे लेना है यूनिट्स, कि अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट पे $1 का टैक्स, 2 यूनिट है तो 2 यूनिट पे $2 का टैक्स, 3 यूनिट है तो 3 यूनिट पे $3 का टैक्स। जारी बात है, क्यों? क्योंकि वो पर यूनिट एक फिक्स अमाउंट है जो आपको पे करना ही करना है। 4 यूनिट है अगर तो $4 का टैक्स। ये होता है फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स, जिसको हम स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, कि आपको ये तो अच्छे से पता है कि जब टैक्स लगता है तो इम्पैक्ट किस पे आता है, सप्लाई पे कि डिमांड पे। ये जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, मैं इसकी बात कर, ये बताओ, जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो ये किस पे इम्पैक्ट डालता है डायरेक्टली, डिमांड पे कि सप्लाई पे?
सर डिमांड पे, नहीं डिमांड पे नहीं, सप्लाई पे। सप्लाई पे। उसकी वजह है, वजह ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड, बल्कि प्रोड्यूसर्स आर सपोज टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये कि अगर एक प्रोड्यूसर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्राइस फर्ज किया 10 रुपए है जो प्रोड्यूसर बेच रहा है इस पे, ठीक है, कंज्यूमर इस पे ले रहा है, क्या किया गवर्नमेंट ने उस पे टैक्स लगा दिया, यही वाला स्पेसिफिक टैक्स। वो कितना लगाया, 2 रुपए। एक चीज पे टैक्स लगा दिया 2 रुपए। तो अब इसका मतलब है जब गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया है 2 रुपए, तो इसका मतलब है कि ये 2 रुपए टैक्स देना किसने है, कौन ये टैक्स पे करेगा, पे करेगा प्रोड्यूसर। मतलब ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर से ले या ना ले, क्योंकि देना प्रोड्यूसर ने है, तो प्रोड्यूसर वो ये करेगा कि वो कोशिश करेगा कि मैं वो प्राइस चार्ज करूं, मैं प्राइस को बढ़ाऊं बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। मतलब मैं प्राइस को 10 की जगह पर 12 कर देता हूं, प्रोड्यूसर ये कहेगा। उससे ये होगा कि मुझे 10 रुपए मिलेंगे और 2 रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट ले जाएगी, यानी कि मुझे जमा करवाने होंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन कंज्यूमर को ऑफकोर्स ज्यादा पैसे पे करने पड़ जाएंगे। तो प्रोड्यूसर यही कोशिश करता है। अगर प्रोड्यूसर ये ना करे, प्रोड्यूसर जो है वो 10 रुपए ही रहने दे, ये ना करे और टैक्स लग जाए तो क्या होगा, सरासर प्रोड्यूसर का नुकसान, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास जो है वो सिर्फ कॉस्ट बढ़ 8 रुपए आएंगे। हाँ, कंज्यूमर तो 10 देगा, लेकिन आएंगे उसके पास 10 रुपए, 2 रुपए उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, 8 रुपए उसके पास आएंगे सिर्फ। अच्छा, तो इसीलिए ये प्रोड्यूसर जो है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पे होता है। तो सप्लाई जो है ना जाएगी वो सर। लेके जाती बेशक है। हाँ हाँ, कौन से भी टाइप का हो, क्या चीज, बेशक जौन से भी टाइप का हो। किसी भी टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स, पेट्रोल पे लगता है, हवाई जहाज की जी। टिकट पे लग रहा है, सेल फोन पे लग रहा है, गाड़ी पे लग रहा है, किसी भी किस्म का टैक्स है, तो वो प्रोड्यूसर जो है उसको ही पे करना है। प्रोड्यूसर, रिटेलर, होलसेलर, यानी कि कोई भी जो बिजनेसमैन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी गुड या सर्विस, अगर उस चीज पे टैक्स लग रहा है जिसमें वो ट्रेड करता है, तो उसको ही पे करना है गवर्नमेंट को, चाहे वो कंज्यूमर से ले या ना ले। समझ आ गई? जी सर, ये पर यूनिट फिक्स अमाउंट वाला कौन सा है? ये स्पेसिफिक, एडवर्ड जो हमने ऊपर है पढ़ा ना, स्पेसिफिक? ये जो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टैक्स है ना, ये होता है फिक्स अमाउंट। हर यूनिट पे एक फिक्स अमाउंट दी हुई है। तो ठीक है। जब जब भी स्पेसिफिक इंडायरेक्ट टैक्स लगता है ना, तो आपने याद रखना है सप्लाई कर्व जो शिफ्ट होता है ना, वो लेफ्ट पे तो जाएगा ऑफ कोर्स। तो लेकिन वो पैरेलल शिफ्ट आपको नजर आएगा। ये जो गैप है आपको जो नजर आ रहा है, ये गैप सेम करेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इक्वल सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है या फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है, तो पैरेलल शिफ्ट आएगा सप्लाई कर्व में। और उसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। बाद में उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने आपको फर्क बताना है एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स में क्या फर्क है। एड वैलोरम में क्या होता है, अच्छा एड वैलोरम में ये होता है कि इसमें टैक्स इज पेड, टैक्स इज अ, एक मिनट, टैक्स इज अ परसेंटेज, is a percentage of the price of the product, percentage of the price of a product। ये है जनाब क्या, एड वैलोरम टैक्स। यानी कि ये फिक्स अमाउंट नहीं होती, ये वेरी करेगा। क्यों भाई, परसेंटेज है। एग्जांपल देता हूँ, एक चीज है, अभी वही एग्जांपल जो मैं पहले गलती से दे दी थी, अब यहाँ देखो जरा, एक चीज है वो $100 की है और टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने एड वैलोरम कितना, 10%। तो ये 10% मैंने यहाँ लिख दिया टैक्स। तो अब एक्चुअली जो ये तो परसेंटेज ऑफ टैक्स है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आएगा, सर अमाउंट, कैलकुलेट करना अब वो कैलकुलेट इतना पड़ेगा। मुश्किल, ये देखो ना, ये तो टैक्स है जो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो अमाउंट कितनी आएगी, 10, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। अच्छा, आगे जो कीमत है ना वो 150 हो गई। कोई किसी चीज की कीमत 150 है, तो उसमें भी टैक्स परसेंटेज वही रहेगी।
यानी कि टैक्स इज अ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ, फिक्स्ड परसेंटेज। वहां क्या था पहले, फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ अमाउंट नहीं है, यहाँ है टैक्स इज अ फिक्स्ड परसेंटेज। तो परसेंटेज तो फिक्स ही रखी हुई है, लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं होगी। अब आगे मैंने कर दिया 200, उस पर भी 10% लग रहा है, तो 150 का 10% 15 आ जाएगा, 200 का 10% 20 आ जाएगा। तो देखो अमाउंट तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज सेम है। तो इसीलिए जितनी चीज की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये ऊपर जो हमने किया था ना पैरेलल वाला, ये जो हमने किया है, इसमें पैरेलल शिफ्ट क्यों है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से टैक्स जो पर यूनिट टैक्स पे कर रहे हैं वो उतना ही है। पर यूनिट टैक्स कितना है वो उतने का उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं भी इसको समझाता भी हूँ आपको। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस लूं, अच्छा मैं कोई और कलर इस्तेमाल कर लूं, मैं डिस्टेंस अगर फर्ज किया, टैक्स जो है ना वो 2 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया है ना, तो मैं इस एरिया को मैयर कर लूं वर्टिकली, मैं इस एरिया को मैयर कर लूं वर्टिकली, इस एरिया को कर लूं, इस एरिया को कर लूं, सबका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। और आपको पता भी है कि दो पैरेलल लाइन जो होती हैं उनका स्लोप भी सेम ही होता है, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। कांस्टेंट डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि सब में ये डिस्टेंस शो करेगा। तो बहरहाल लेकिन इसको मैंने अभी डिटेल में, चूंकि हमने पढ़ना ही स्पेसिफिक टैक्स है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। बहरहाल तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा दो हर जगह। अच्छा, लेकिन अगर हम आ जाए नीचे परसेंटेज, जो एड वैलोरम टैक्स है, तो इसमें कुछ डायग्राम ना कुछ ऐसी बनेगी कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, प्राइस, क्वांटिटी, और वो टैक्स लग गया, ठीक है, परसेंटेज में। तो सप्लाई ने तो लेफ्ट शिफ्ट होना है, लेकिन कुछ ऐसे शिफ्ट हो, क्या स्लोप चेंज हो गया, पैरेलल नहीं है वो, जो नया सप्लाई है वो पुराने कर्व के पैरेलल नहीं है। वजह क्या है, वजह यह है कि जो जो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, प्राइस बढ़ रही है ना ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना ही जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो ज्यादा आएगा। क्योंकि ये देखो, ये प्राइस बढ़ रही है जब 100 से 150, तो ये देख लो आपके सामने टैक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पे ज्यादा आएगा। तो वो इसलिए हमें नजर आ रहा है कि वो साथ में पिवटल शिफ्ट भी कर रहा है, शिफ्ट हुआ और साथ में रोटेट भी हुआ हुआ है। क्योंकि अब गैप बढ़ता नजर आ रहा है कि पहले ये जो गैप था, अच्छा मैं चेंज कर रहा हूं, कि पहले ये जो गैप था ये कम था, लेट से ये था बराबर 10 के, 10 के बराबर था, ये गैप बढ़ गया, कर तो हम वही रहे हैं वर्टिकली, ये गैप बढ़ के हो गया लेट से 15 हो गया, और किया और ऊपर गए, ये गैप देख लो जो हमें नजर आ रहा है दो सप्लाई कर्व में, ये अब लेट से बढ़ के हो गया 20। तो ये वजह है कि एड वैलोरम टैक्स में जब सप्लाई को शिफ्ट करते हैं तो वो इस तरह से शिफ्ट करना होता है, इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल शिफ्ट, नॉन पैरेलल शिफ्ट। और ये हमेशा एड वैलोरम टैक्स की वजह से ही होगा, याद रखना आपने। जबकि अगर हम ऊपर जाएं यहां पर, तो ये पैरेलल शिफ्ट है, क्योंकि इसमें प्राइस जितनी मर्जी ऊपर जाए, टैक्स की जो पर यूनिट टैक्स है उसमें कोई चेंज नहीं आना। टैक्स सिर्फ तभी बढ़ेगा जब ज्यादा यूनिट्स होंगे। एक चीज अगर 2 रुपए टैक्स लगाया है एक चीज पे, तो वो चीज 10 की है, 20 की है, 100 की है, टैक्स 2 रुपए ही देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक टैक्स है। लेकिन अगर वही एड वैलोरम बन जाएगा तो जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही टैक्स की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। समझ आ गई बात की इसकी, कोई पूछना तो नहीं। नो। अच्छा आगे चलते हैं हम, जो असल चीज, असल मुद्दा है हमारा, जो पेपर में आता भी है, एमसीक्यूज में भी, वो है, एक मिनट, कि अब हम स्पेसिफिक टैक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो टैक्स जो है ना वो लग गया, उससे पैरेलल शिफ्ट आया सप्लाई कर्व में। ये अच्छा, मैं ना एक नेक्स्ट इस्तेमाल करता हूँ, ये काफी जरा जगह इसमें कम है। ऑल राइट,
इसको मैं ना यहाँ से जल्दी से मिटा देता हूँ ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा, मैं दूसरा ही बल्कि बोर्ड इस्तेमाल कर लूँ जो नीचे दिया हुआ है, ताकि टाइम बचे ना। अच्छा जी, तो अब हम देखने क्या लगे हैं, हम देखने लगे हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? क्योंकि जब गवर्नमेंट, देखो ना, गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है मार्केट में, यही पढ़ रहे हैं ना हम, तो माइक्रो इकोनॉमी में इंटरवीन कर रही है, तो इसका मतलब है एक तरीका है गवर्नमेंट का इंटरवीन करने का टैक्स के थ्रू। तो हम पहले तो वो पढ़ रहे हैं। तो अगर टैक्स के थ्रू इंटरवीन करेगी तो उस टैक्स का बर्डन किसी पे तो पड़ेगा ना, और हमने पढ़ा है कि टैक्स का बर्डन डायरेक्टली किस पे पड़ता है? जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन डायरेक्टली किस पे पड़ता है? और किस पे? सप्लायर पे। हम्म। हाँ जी, प्रोड्यूसर पे, रिटेलर पे, होलसेलर पे, जो भी ट्रेडर होता है, बिल्कुल। अच्छा, तो अब हमारे पास जो डायग्राम है, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है टैक्स से पहले, ये हमारे पास प्राइस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्या हुआ, टैक्स लग गया, टैक्स लग गया तो सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, पैरेलल शिफ्ट। अब नया इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं यही रुकता हूँ। पेपर में पूछ सकते हैं कि बताएं जी नया टैक्स कितना लगा है, एरिया से शो करें या फिर हमें कैलकुलेट करके बताएं। अगर वो सवाल होगा कैलकुलेट करके बताएं तो वो आपको वैल्यूज देंगे, मैं अभी उससे भी दिखा देता हूँ आपको। और अगर आपको वैल्यूज नहीं देंगे तो कहेंगे एरिया बताएं टैक्स का कौन सा है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लगाया, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना होता है अक्सर। अच्छा, अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम। तो न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? E1 है ना? सर ये S1 पे। हाँ जी। S1 पे जो E1 बना हुआ है, तो मैंने क्या बोला है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम। वैसे तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ये जरा आसान होता है, वैल्यूज की दी होती है। तो मैंने यहां से पकड़ के यूं कर दिया, ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, स्टार्ट किया मैंने नए इक्विलिब्रियम से। ये जो एरिया में नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है टैक्स। अब मैं इसको नीचे भी लेके जा सकता हूँ ऐसे। सर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम E1 टू सप्लाई वाला, उसका जहाँ पे भी सप्लाई मैं पे वो इसको नाम दे देता कट हो हूँ, रहा है ना। इसको एक नाम दे देता हूँ, और इसको नाम देता हूँ E2। वर्टिकल डिस्टेंस है E1 से E2, सही है। यार, तो ये वही एरिया होगा जहाँ पे भी ओरिजिनली सप्लाई को टच करेगा, ये देखो ना, दोनों सप्लाई दोनों वाली सप्लाई कर्व्स लाइन का को। वर्टिकल डिस्टेंस लेना है ना, तो एक सप्लाई कर्व से शुरू जी। करके दूसरे सप्लाई कर्व तक जाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमें नजर आ रहा है, अच्छा मैं इसको ना आपको अब वैल्यू से भी दिखा देता हूँ साथ साथ, एक मिनट, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ 100, और नीचे भी क्वांटिटी ले लेता हूँ वैल्यूज की शक्ल में, यहाँ मैं लेता हूँ 20। अच्छा, अब और मैं एक वैल्यू, अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये हमें नजर, ये टैक्स तो हमें पता चल गया, लेकिन ये जो वर्टिकल डिस्टेंस में हमें टैक्स नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ टैक्स पर यूनिट है। ये क्या है, टैक्स पर यूनिट। अगर हमने टोटल टैक्स देखना है तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को भी यहाँ तक ड्रैग करना है वाई एक्सिस तक। मैं यहाँ पे लेट से वैल्यू लेता हूँ 120, इस पॉइंट को भी ड्रैग करना है वाई एक्सिस तक, यहाँ मैं ले लेता हूँ 80। अब आप मुझे ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि पर यूनिट टैक्स कितना है, पर यूनिट टैक्स कितना है? 40। वेरी, आपने 120 से 180 तक, तो 40 का डिफरेंस है ये आपका। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर यूनिट टैक्स इज इक्वल टू $40, या जो भी आप कह लें। अब वो सवाल ये करते हैं, बताएं जी टोटल टैक्स कितना है, टोटल टैक्स कितना है वैल्यूज में। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे फिर ये देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी कितनी बिक रही है अब। तो अब मैं जो नया इक्विलिब्रियम बना है, मैं इसी को फर्दर नीचे ड्रैग करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लेट से 18। तो अगर पर यूनिट टैक्स 40 है, चूंकि स्पेसिफिक टैक्स है, मैंने बताया था पर यूनिट लगता है ना, फिक्स अमाउंट होती है। तो अगर अब जी। 18 चीजें बिक रही हैं और मैंने निकालना है जी टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स,
टोटल टैक्स, तो वो कैसे आएगा? 40 एक यूनिट पे टैक्स लग रहा है और चीजें कितनी बिक रही हैं? 18। तो मेरे पास आंसर आ गया 720। क्या ख्याल है? ठीक है सर। ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, तो और ये एरिया कौन सा है अगर हम देखें तो? ये एरिया बनता है ये वाला सारा एरिया। ये सारा एरिया जो है वो टोटल टैक्स को शो कर रहा है। अगर मैं इसको कोई लेटर दे दूं, कोई नाम दे दूं उसे, मैं कहता हूँ ए, और यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ बी, तो हम अगर कहें कि कौन सा एरिया किस तरह शो करेंगे, तो वो एरिया क्या बनेगा? टैक्स का जो टोटल टैक्स लग रहा है वो है, मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ, ए ई जी, एरिया ऑफ टोटल टैक्स। हाँ, आप बता रही थी ए, ई, ई और फिर ई, ई टू ई टू, ई एम बी। टू और बी, है ना? वेरी गुड, समझ आ गई आपको, अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और भी आपको और भी एक बात बता दूं इसमें। ये तो हमने टैक्स निकाला है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि बर्डन किस पे जा रहा है ज्यादा। मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे या दोनों पे कितना बर्डन ट्रांसफर हो रहा है उस टैक्स का। देना किसने है टैक्स? हाथ से पे किसने करना है? प्रोड्यूसर ने, लेकिन आपसे कहा। अब उस पर डिपेंड करता है कि सारा टैक्स वो प्रोड्यूसर खुद देना चाह रहा है, वो सारा कंज्यूमर से लेना चाह रहा है, या वो दोनों में डिवाइड करना चाह रहा है। ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है। वो कैसे, अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये नीचे में अगर आपको, हाँ, यहाँ मैं बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह आपको ये भी पूछ सकते हैं कि लेट से ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ये हमारा नया सप्लाई कब आ गया? S1, ये S था। ओहो, एक मिनट, यहाँ जगह नहीं है असल में। अच्छा, इसी को मिटा देता हूँ फिर। शायद मैंने कहा खाली मिल जाए मुझे। अच्छा, हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब तो हाँ, मैं आपको बता ही रहा था कि लेट से कि ये डिमांड है। आपको हर तरीके से बताना चाह रहा हूँ। इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और सप्लाई जो है वो लेट से ये सप्लाई का नया आ गया क्योंकि टैक्स लग गया। ठीक है। अच्छा, अब ये P1 है, ये P0 है लेट से। अब आपका एरिया नजर आ रहा है हमें कि कौन सा एरिया टैक्स वाला। ये तो आपको समझ आएगी, ये सारा एरिया टैक्स वाला। ठीक है। तो अगर ये एक स्क्वेयर है ना, ये एक स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर का एरिया अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? एल स्क्वेयर, है ना? जी। जी। तो अगर यहाँ आपको, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज भी दे रहा हूँ साथ में, कि मैं कहता हूँ वही बात जो पहले भी बताई आपको, यहाँ 80 है, P0 पे यहाँ 100 है, और यहाँ पर 120 है। ठीक है। और नीचे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर वही 18, वही वैल्यूज ले ली हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो अब आप देखें तो इसका आंसर क्या है? एल स्क्वेयर। लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, वो अगर आप देखें तो हमें लेंथ कितनी नजर आ रही है? वह तो सारी साइड 18। बराबर ही होती हैं। तो अभी आपने बताया भी 40। 40 कैसे? क्योंकि 120 से लेके 180, 80 तक जो है वो 40 का डिफरेंस आ रहा है, और इनटू कर दें या इसका स्क्वायर लेना है तो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर एल स्क्वायर तो हमने करना है, लेकिन हम इसको एल स्क्वायर कहेंगे नहीं क्योंकि दोनों के यूनिट्स फर्क है ना। तो हम ऐसे करेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे कर दो। अच्छा, स्क्वायर की सेम होती है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसे, कि 40 × 18, वही आंसर है ना 720। मतलब जो मैथ्स का रूल है उससे भी हो सकता है कि अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, क्योंकि उसमें आपने, असल में हम एल स्क्वायर तो बोलते हैं लेकिन होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही है ना। एल स्क्वायर तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सब सारी साइड्स बराबर होती हैं। बराबर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्वांटिटी है, ऊपर प्राइस है, तो हम एल स्क्वायर नहीं कर सकते, तो हमने
लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही करेंगे इसके अंदर, और हमारा आंसर फिर भी वही आएगा। मैंने कहा इस तरीके से भी आपको समझा देंगे। अच्छा, अब बात आ गई हमारे पास कि जो बर्डन है ना, वो किस तरह से किस पे ज्यादा आता है, किस पे कम आता है, और वो पता कैसे चलता है, हम उसको देख लें हम जल्दी से। ये देखिए, हमारे पास ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और हमने ये सप्लाई टैक्स लग गया, स्पेसिफिक टैक्स, उससे ये नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे, ये P1 पे चला गया, और मैंने मुकम्मल ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, समझ आती है। लेकिन हमने इससे कुछ नहीं करना, हमने देखना है टैक्स कितना लग रहा है। तो टैक्स हमें पता है अच्छे तरीके से, वो कैसे निकालते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। E1 से हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ पे ले गए, इसको मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ, मैं इसको कहता हूँ E2, और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा यहाँ, वो पहले ही ड्रैग हुआ है, इसको मैंने नाम दे दिया P0, इसको मैंने नाम दे दिया P0। हमें समझ आ गया कि हमारे पास टैक्स तो आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कंज्यूमर सरप्लस, अच्छा मैं पहले ना, और मुश्किल हो जाएगी तो मैं जरा इसको भी हटा एक, हम पहले सिंपल ही रखते हैं। अच्छा, अब कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालना है, वो आपको पता है, जहां से डिमांड कब स्टार्ट हो रहा है इसको ड्रैग कर लो तो वाई एक्सिस तक, और अब जो हमें एरिया नजर आ रहा है ये वाला, ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है, आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है, जी यानी कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। अच्छा, और अगर हम देखें प्रोड्यूसर सरप्लस, तो वो हम जहां से प्रोड्यूसर स्टार्ट हो रहा है ना सप्लाई का, ये वाला, इसको भी ट्रैक किया यहाँ पे, ये ड्रैग किया, और अब जो एरिया में नजर आ रहा है ये सारा प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, अब करना क्या है, अब हम टैक्स लगाते हैं और देखते हैं टैक्स लगाने से क्या हो रहा है। ये S1 ठीक है। अब नया जो इक्विलिब्रियम हमारे पास आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, हमने इसको E1 का नाम दे दिया, ये मैंने नीचे तक ले आया ताकि हमें नजर आए टैक्स कितना है, इसको मैंने नाम दे दिया E2, इसको नीचे भी ले जाता हूँ, जारी बात है यहाँ अब क्वांटिटी तो इतनी आ गई ना, Q0। अब मैंने क्या किया, इसको ड्रैग करूंगा यहाँ तक, इसको मैं नाम दे देता हूँ P1, और इसको भी ड्रैग करूंगा यहाँ तक, तो ये हो गया P0। अब हमारे पास टैक्स तो लगा हुआ है, ठीक है, टैक्स जो है वो मैं कलर कोई और इस्तेमाल करता हूँ, ये टैक्स है हमारे पास, ये येलो वाला, ठीक है, मैंने येलो कलर किसी मकसद से चूज किया। अच्छा, अब ये जो येलो कलर हमें नजर आ रहा है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि टैक्स कितना है, तो टैक्स जो है वो क्या बनता है जी, P0, P1, E और E1, ऐसे ही है ना। जी सर। और ये येलो वाला पोर्शन है। अब मुझे बताओ, टैक्स जो है वो कंज्यूमर के पोर्शन में से जा रहा है, प्रोड्यूसर के पोर्शन में से जा रहा है, सरप्लस में से, या दोनों से जा रहा है। सर हमें से जा रहा है। मेरी मेरी दो देखो, बात सुनो, ग्रीन वाला हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस का था, तो क्या उस ग्रीन वाले हिस्से में अब टैक्स नहीं आ गया, आ सर गया आ ना। तो रहा है। हाँ आ रहा है, इसका मतलब कि कंज्यूमर भी टैक्स पे करेगा, और वो जो पर्पल वाला हिस्सा था प्रोड्यूसर सरप्लस का, उसमें भी टैक्स का हिस्सा आ रहा है, यानी कि टैक्स जो है वो दोनों पोर्शन में जा रहा है, तो प्रोड्यूसर भी पे करेगा वो टैक्स हर सूरत में। अच्छा, अब उसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज ले लूं, वही लेता हूँ वैल्यूज 120, 100 और 80। अब ये तो हमें समझ आ गई कि टैक्स जो है ना वो 40 है,
कौन सा टैक्स? पर यूनिट। टोटल तो हमने देख लिया ना कितना आता है। अच्छा, 40 अगर टैक्स है तो 40 में से मुझे बताओ कंज्यूमर टैक्स लगने से पहले कितने पैसे दे रहा था? कंज्यूमर यानी कि 100, क्योंकि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये था ना, ए, एक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये था ना, तो 100 दे रहा था। अब कितनी पे कर रहा है टैक्स के बाद? कंज्यूमर कितने पैसे पे? जी, क्या बोला? सर अब ज्यादा पे कर रहा है 120। हाँ जी, 120 पे कर रहा है। नया एग्रीमेंट तो ऊपर आ गया ना, अब तो यहाँ आ गया नया एग्रीमेंट यहाँ आ गया। हाँ, 120। इसका मतलब है कंज्यूमर ने कितना ज्यादा दिया? 20 रुपए, यानी कि टैक्स के जो 20 रुपए हैं वो 20 इज बीइंग पेड बाय कंज्यूमर। सारी बात है। वो पैसे, वो कीमत बढ़ी क्यों है भाई? ये टैक्स जो लग गया। मैंने आपको बताया था, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? अपनी सप्लाई को कम करके प्राइस बढ़ाते हैं ताकि हमारा वो टैक्स कवर हो जाए, हमें ना देना पड़े। 20 इज बीइंग पेड बाय कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर जो है उसको पहले कितने पैसे मिल रहे थे? पहले टैक्स से पहले सर उसको 100 मिल रहे थे। सारी बात है 100। जब कंज्यूमर 100 पे कर रहा है तो 100 ही मिले ना। अब अगर हम हम्म। बात करें तो टैक्स लगने के बाद अब कितने मिल रहे हैं पैसे? 80। अब उसे 80 मिल रहे हैं। अच्छा, सही, 80 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अब तो पहले पहले 100 मिल रहे थे। इसका मतलब है कि अब उस 40 में से जो 20 है वो इज बीइंग पेड बाय द प्रोड्यूसर। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि प्राइस तो अब 120 है, ऐसे ही है ना। लेकिन जी। प्राइस तो आपने सिर्फ 20 रुपए, देखो अब बात को जरा सब जो फॉलो करो। टैक्स लगा 40 का, ठीक है, प्राइस आपने 100 से की 120 जो हमें नजर आ रही है। तो आपने तो 20 रुपए बढ़ाई है, टैक्स तो 40 देना है। इसका मतलब है वो जो 20 रुपए आपने बढ़ाए हैं वो कंज्यूमर पे कर रहा है। और वो हमें नजर भी आ रहा है यहाँ पर। जो जो कंज्यूमर सरप्लस वाले पोर्शन में टैक्स का पोर्शन नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि ये 20 रुपए कंज्यूमर दे रहा है। इसका मतलब है 100, वो यहाँ से 20 रुपए तो कलेक्ट कर रहा है। ये 100 से 120 किया तो 20 रुपए उसके पास आ रहे हैं टैक्स के। लेकिन जो और मजीद टैक्स है 20 रुपए, वो उसको खुद पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है उसके पास 80 रुपए ही आने हैं। पहले 100 रुपए आ रहे थे, क्योंकि उसके पोर्शन में से भी 20 रुपए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस के पोर्शन में भी टैक्स का पोर्शन आ रहा है, और वो 20 रुपए उससे चले जाएंगे, तो 80 जो है वो प्रोड्यूसर को मिलेगा। इस तरह से दोनों में बर्डन जो है वो डिवाइड हो रहा है। समझ आ रही है आपको? जी सर, हाफ हाफ डिवाइड हो गया। अच्छा, अब एक बात वो ये कि ये जो कंज्यूमर सर्विस का हिस्सा था ये वाला, ये तो टैक्स में भी नहीं गया। और इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन था ये भी टैक्स में नहीं गया, क्योंकि पूरा था ना प्रोड्यूसर सरप्लस तो। इसका मतलब है ये वाला जो जी। पोर्शन, हाँ, ये दोनों कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट थे। लेकिन अब ये ना तो कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट है, ना प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट है, ना ही टैक्स का पार्ट है। कैसे? भाई अब तो क्वांटिटी क्यू नॉट है, तो वो एरिया तो क्यू नॉट से आगे है। अब क्यू तक तो आप जा ही नहीं रहे। भाई क्यू क्वांटिटी बेचेंगे तो ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा ना। लेकिन टैक्स की वजह से क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो अब आपकी क्वांटिटी क्यू नॉट आ गई है। तो क्यू नॉट से आगे तो आप जा नहीं रहे। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से हैं, इनको बोलते हैं लॉस ऑफ टोटल सरप्लस। लॉस ऑफ टोटल सरप्लस। क्यों? क्यों बोलते हैं इसको? सर क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का कंबाइन होके आएंगे। जी, टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। बिल्कुल आपने सही कहा। इसका मतलब है टोटल सरप्लस कम हो गया, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस जो है
वो कम हुआ है, लेकिन बाकी हिस्सा टैक्स के पास, टैक्स की शक्ल में चला गया। अब वो किसी ना किसी तरह से बेनिफिट जो गवर्नमेंट है वो देगी ना अवाम को भी। प्रोड्यूसर का भी जो सरप्लस था वो गवर्नमेंट के पास चला गया टैक्स। लेकिन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन और पर्पल वाला पोर्शन, जहां हमें ट्रायंगल एक नजर आ रही है, ये वाली, ये जी वो ये वो पोर्शन है कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का, जो किसी के पास नहीं गया, ना कंज्यूमर के पास है, ना प्रोड्यूसर के पास है, ना गवर्नमेंट के पास टैक्स की शक्ल में गया। तो ये लॉस ऑफ टोटल सरप्लस है, या इसको हम बोलते हैं, याद रखना है, डेड वेट लॉस। नुकसान हो गया ना, डेड वेट हो गया, बिल्कुल किसी के पास नहीं गया। जी या इसके लिए हम एक एब्रीविएशन भी इस्तेमाल करते हैं, और वो एब्रीविएशन क्या होती है, DWL। याद रखना है, डेड वेट लॉस। जब भी टैक्स लगेगा, ये डेड वेट लॉस जो है ना, इस तरह से आ जाता है। ये आपको समझ तो आ गई? DWL, हाँ, ठीक है, DWL, ठीक है। DWL, हाँ DWL, डेड वेट लॉस। या इसको आप लॉस ऑफ टोटल सरप्लस भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो बात हमने आगे करनी है वो है कि क्या हमेशा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों बराबर टैक्स शेयर करते हैं कि नहीं? तो उस पर बात कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से हमारे पास डिमांड इन इलास्टिक हो गई। मैंने डिमांड को क्या कर दिया, इन इलास्टिक। सप्लाई मैंने नॉर्मली रखी हुई है, ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। और वो टैक्स लगा तो सप्लाई का लेफ्ट पे चला गया। इक्विलिब्रियम पुराना ये था, नया ये आ गया, और ये आपकी प्राइस आ गई, और ये आपकी क्वांटिटी अब Q1 हो गई, कम हो गई। ये तो समझ आती है। अच्छा, अब हम ये देखें कि कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना था। हमने अगर कंज्यूमर सरप्लस, क्या मैंने फिर बना दिया ना, मैंने कहा फिर कंफ्यूज होती रहोगी, ठहर दो, फिर हटा देता हूँ। वो फिर खिचड़ी बन जाती है ना, तो वो शायद आपको समझ ना आए। अच्छा, तो यहाँ पर पहले हम देख लें कंज्यूमर सरप्लस जो है ना, वो कितना नजर आ रहा है हमें। कितना है जी, यहाँ से डिमांड कर्व को यहाँ मिलाओ, और हमारे पास अब जो एरिया आ रहा है सारा, ये कंज्यूमर सरप्लस।